हेलो फ्रेंड। जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी जनानकीकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रवृत्तियों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु तथा प्रजनन के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना अर्थात स्त्रियों, पुरुषों और विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों का अनुपात। जनानकीकी डेमोग्राफी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस अर्थात जन, पीपल और ग्राफीन अर्थात वर्णन, डिस्क्रिप्शन से मिलाकर बना है, जिसका तात्पर्य जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन होता है। जनानकीकी अनेक प्रकार की होती है, जैसे आकारिक जनानकीकी फॉर्मल डेमोग्राफी, जिसमें अधिकांश जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक जनानकीकी सोशल डेमोग्राफी, जिसमें आबादियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। जनानकीकी सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। जनानकीकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में एक सिद्धांत ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के नाम से जुड़ा है। माल्थस के अनुसार मनुष्यों की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन बढ़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य सदैव ही गरीबी की स्थिति में जीने के लिए विवश रहा है। उनके मतानुसार कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या वृद्धि से पीछे रही है। इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है, जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। इसे ही माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जो उनके निबंध एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में स्पष्ट किया गया है। जनानकीकी संक्रमण सिद्धांत थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन का प्रतिपादन वारेन थॉम्पसन ने किया था, परंतु फ्रैंक नर्टेनस्टीन ने वर्ष 1945 में इसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। यह सिद्धांत विकसित क्षेत्रों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। आर्थिक विकास के भिन्न भिन्न स्तरों पर जन्म दर, बर्थ रेट एवं मृत्यु दर, डेथ रेट की प्रवृत्तियां अलग अलग होती है। इस कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी अलग अलग होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था का जनानकीकी सिद्धांत की 4 अवस्थाएं होती है। प्रथम जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ऊंची। इस अवस्था में देश पिछड़ा एवं अल्प विकसित होता है। अस्वास्थ्यकर आवास व्यवस्था, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण इस अवस्था में मृत्यु दर उच्च होती है। सामाजिक एवं आर्थिक कारण से जन्म दर भी उच्च होती है। द्वितीय, जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर सामान्य। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर बहुत बढ़ जाता है। अशिक्षा, धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज आदि के कारण जन्म दर उच्च बनी रहती है। तृतीय, निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। इस अवस्था में देश विकसित अवस्था में पहुंच जाता है। देश में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं एवं लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाता है। चतुर्थ, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित एवं नीचे। स्त्रियां भी घर से बाहर आकर उत्पादन कार्यों में भाग लेने लगती हैं। यह अवस्था यूरोप जैसे विकसित देशों में देखी जाती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 15 फरवरी 2000 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल 1993 की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की। इसके तात्कालिक उद्देश्यों में गर्भ निरोध की आवश्यकताओं को पूरा करना, स्वास्थ्य संबंधी ढांचे की व्यवस्था,
करना तथा प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्ष 2010 तक जनन क्षमता दर को प्रतिस्थापन स्तर पर लाना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मध्यावधि उद्देश्य है तथा इस नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य वर्ष 2045 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना निर्धारित किया गया है, लेकिन वर्ष 2010 में इस लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करते हुए वर्ष 2070 कर दिया गया। इन सभी नीतिगत उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। प्रजनन नियंत्रण एवं गर्भ निरोध के लिए विभिन्न विकल्पों के विषय में जानकारी और सेवाओं की जनता तक पहुंच को संभव बनाना, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना, परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन केंद्रित कार्यक्रम का रूप देने का प्रयास करना, लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष करना, छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देना जिससे कुछ जनन क्षमता दर प्रतिस्थापन दर रिप्लेसमेंट रेट पर आ जाए, जन्म मरण विवाह और गर्भ का 100% पंजीयन रजिस्ट्रेशन करना, अस्पतालों नर्सिंग होमों इत्यादि में 80% प्रसव सुविधाएं डिलीवरी फैसिलिटी उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 15 मार्च 2017 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी लोगों विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष 2002 में बनाई गई थी। बदलते सामाजिक आर्थिक और प्रौद्योगिकी और महामारी विज्ञान में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के 15 वर्षों के अंतराल के बाद यह नीति अब आई है। नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में यह जीडीपी का 1.04% है। इसके अतिरिक्त नीतिगत उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 75 वर्ष करना, वर्ष 2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्याप्तता तथा इसके रुझान को मापने के लिए विकलांगता समायोजित आयु वर्ष सूचकांक की नियमित निगरानी करना, वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पर लाना, वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मृत्यु दर को कम करके 23 करना तथा MMR के वर्तमान स्तर को वर्ष 2020 तक घटाकर 100 करना, नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाना, वर्ष 2020 तक वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना जैसे HIV या एड्स के लिए 90-90-90 के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। HIV पीड़ित सभी 90% लोग अपनी HIV स्थिति के बारे में जानते हैं। सभी 90% HIV संक्रमण से पीड़ित लोग स्थायी एंटीरोट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त करते हैं तथा एंटीरोट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले सभी 90% लोग में वायरल की रोकथाम होगी। वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक कालाजार तथा वर्ष 2017 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना, क्षय रोग के नए स्फुटम पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों में कमी लाना ताकि वर्ष 2025 तक इसे समाप्त किया जा सके। वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को घटाकर 0.25 या 1000 करना,
तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर को घटाकर 1/3 करना, हृदय वाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को वर्ष 2025 तक घटाकर 25% करना। नीति में गैर संचारी रोगों की उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई है, जिसमें क्रॉस रेफरल, सहस्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल है। इसके अतिरिक्त नीति में औषधियों और उपकरणों का सुलभता से विनिर्माण करने, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने तथा चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने की अपेक्षा की गई है।